हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़। हम पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें हम दो डिजीज़ डिस्कस करेंगे, एक है सीओपीडी और दूसरा है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। सबसे पहले बात करते हैं सीओपीडी की। ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ठीक है, तो ये क्या होती है? दिस इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ ऑफ द एयरवेज विच कंप्राइजेस, दो इसमें डिजीज़ आती है, एक होती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एक होती है एम्फाइसीमा। ठीक है, तो सीओपीडी में दो डिजीज़ आती हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ब्रोंकाइटिस माने कि आइटिस माने इन्फ्लेमेशन हो रहा होगा, किसका? ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि दिस इज सेड टू बी, ये क्या होती है कि ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जो कि किस में है? ब्रोंकाई में। ब्रोंकाइटिस नाम में ही है, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ब्रोंकाई की, और इसकी वजह से क्या होता है? एक्सेसिव स्पाज्म हो जाता है। और इसके जो पेशेंट्स होते हैं ना क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के, ये आपने कैसे पता करना है कि इन पेशेंट्स को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है? तो अगर कोई पेशेंट जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम के सिम्टम्स हैं, ठीक है, कफिंग है, डिज्निया है, स्पूटम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, उसको क्या 3 महीने के लिए फॉर 2 कंजिक्यूटिव ईयर्स, ठीक है, इस साल भी 3 महीने, अगले साल भी 3 महीने, तो अगर वो इस तरीके से 2 साल तक लगातार 3-3 महीने के लिए बीमार हो चुका है, तो आप उसको डायग्नोसिस बनाएंगे उसकी कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता क्या है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं, किसके? ब्रोंकाई के, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्रोंक्यूल्स का स्पाज्म हो जाता है। ठीक है, और ये पेशेंट हम कैसे पता लगाते हैं? जब 3 महीने के लिए 2 कंजिक्यूटिव ईयर्स में उसको ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, बताएगा डिज्निया है, कफिंग है, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरी सीओपीडी होती है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, वो है एम्फाइसीमा। ठीक है, एम्फाइसीमा जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या स्पाज्म हो जा रहा है, सिकुड़ जा रही है, यहाँ पे डायलिटेशन हो जाता है, फैल जाती है बिल्कुल। ठीक है, ऊपर हवा ही नहीं मिल रही, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को हवा नहीं मिल रही, यहाँ हवा मिल रही है, इतना फैल गए हैं उसके टीबीटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? परमानेंट डायलिटेशन हो जाता है एल्वेलाई का, डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद होता क्या है? टीबीटी मैंने जब आपको बताया था, तो टीबीटी में क्या था? ट्रेकिया था। ठीक है, ट्रेकिया के बाद क्या था? ब्रोंकाई। ठीक है, ट्रेकिया के बाद आता है ब्रोंकाई, देन आता है प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्जरी ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, एल्वेलार डक्ट एंड एल्वेलार सैक। तो एम्फाइसीमा में क्या होता है? एल्वेलार डक्ट, एल्वेलार सैक, क्योंकि ये दोनों है ना टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद, तो एल्वेलार सैक, एल्वेलार डक्ट, इन दोनों का परमानेंट डायलिटेशन होता है, परमानेंट ये चौड़ी हो जाती है, साथ ही साथ डिस्टॉर्शन ऑफ इंटर एल्वेलार सेप्टम। ठीक है, ये जैसे ये एक एल्वेलाई है, ये एल्वेलाई दूसरी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी एक कनेक्शन होता है, ये होता है इंटर एल्वेलार सेप्टम। तो इसमें क्या होता है? एम्फाइसीमा में ये पूरा एल्वेलार डक्ट फैल जा रही है, चौड़ी हो जा रही है, एल्वेलाई सैक पूरा चौड़ा हो जा रहा है, और ये जो बीच का है ना इंटर एल्वेलार सेप्टम, ये भी पूरा डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। ठीक है, ये सब होता है एम्फाइसीमा में। और कंपैरिजन टू क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक सिकुड़ जा रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल जा रहा है, तो ये क्या है? ये एम्फाइसीमा ज़्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक, अब बात करते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर सीओपीडी की, किन पेशेंट्स में सीओपीडी होने के चांसेस रहते हैं। सबसे पहला तो स्मोकिंग। ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये बहुत, जो भी स्मोकर्स होते हैं उनमें बहुत कॉमनली सीओपीडी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब ऐसा है कि स्मोकिंग से होता क्या है? स्मोकिंग से ऐसा होता है, एक तो जो टीबीटी की लेयरिंग है, ठीक है, अंदर उसकी लेयरिंग होगी एपिथेलियम की, सीलिया वगैरह, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ठीक है, स्पूटम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो लिखा है लॉन्ग स्टैंडिंग स्मोकिंग क्या करता है? ट्रिगर मैकेनिज्म टू द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जिसकी वजह से क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होने लगता है रेस्पिरेटरी सीलिया का, और म्यूकोसिलरी क्लियरेंस जो है वो कम हो जाता है। नॉर्मली क्या है? म्यूकस बनते जा रहा है, वो क्लियर होते जा रहा है, पैसेज बनते जा रहे हैं, क्लियर होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सीलिया डैमेज हो गई है, तो अब उसको क्लियर करेगा कौन? क्लियर होता नहीं है ना, तो म्यूकोसिलरी क्लियरेंस जो है यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। फिर नेक्स्ट, स्मोकिंग से और क्या क्या होता है? तो स्मोकिंग से दूसरा, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन नाम का एक प्रोटीन है जो कि कम हो जाता है स्मोकिंग करने से। और ये करता क्या है? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन क्या करता है? ये एक तो बनता है लिवर से, ठीक है, और
ब्रोंकियल एपिथेलियम सेल से भी ये बनाया जाता है। ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन करता क्या है कि ये न्यूट्रोफिल इलास्टेज, ठीक है, ये लंग को डैमेज करने वाला एक एंजाइम है, इसको डैमेज नहीं करने देता लंग को, ठीक है। अब जब ये जो डैमेज से बचाने वाला है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, यही खत्म हो जाएगा तो लंग तो डैमेज हो जाएंगे, तो यही चीज़ होने लगती है स्मोकिंग के केस में भी। सेकेंड प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस इन चाइल्डहुड। तीसरा है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, SNZ जीन्स, ठीक है, SNZ एलील्स, ठीक है, इन दोनों की वजह से भी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है कम हो जाता है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, चेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। तो चेस्ट वॉल में एंटीरियर चेस्ट वॉल देखते हैं, लेटरल चेस्ट वॉल, पोस्टीरियर, ठीक है। एंटीरियर के लिए हम क्या करेंगे, हाथ सीधे करके खड़ा हो जाएंगे, हमें एंटीरियर चेस्ट वॉल मिलेगी, जैसे ये डायग्राम में मैंने बनाया। लेटरल में क्या है, हाथ सर पे रख लेंगे तो हमें पूरी साइड की लेटरल चेस्ट वॉल आराम से दिखेगी। पोस्टीरियर के लिए हमें हाथ इस तरीके से आगे की साइड क्रॉस कर ले रहे हैं, ठीक है। अब बाउंड्रीज ऑफ लंग बताया हुआ है, एपिक्स ऑफ लंग कहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर, क्लेविकल से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर क्या है, एपिक्स ऑफ लंग है, ठीक है। एंटीरियरली कहाँ तक जाता है, 6th इंटरकोस्टल स्पेस तक लंग जाता है एंटीरियरली, ठीक है। मिड एक्सिलरी लेटरली कहाँ तक जाता है, 8th इंटरकोस्टल, और पीछे कहाँ तक जाता है, 10th इंटरकोस्टल स्पेस तक जाता है। प्लूरा की अगर बात करें ना, उसकी क्या क्या बाउंड्रीज हैं, तो एपिक्स में तो बिल्कुल चिपकी हुई रहती है, बाकी लेटरली और पोस्टीरियरली तो 1-2 इंटरस्टेशियल स्पेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स है, जैसे हाइड्रोथोरेक्स क्या होता है, वाटर इन प्लूरल कैविटी, नीमोथोरेक्स होता है एयर इन प्लूरल कैविटी, हीमोथोरेक्स होता है ब्लड, पायो होता है पस इन प्लूरल कैविटी, थोरेक्स माने प्लूरल कैविटी, बाकी आगे का लगा हुआ शब्द उसके हिसाब से हमें चेंज करना है। पैथोजेनेसिस ऑफ एम्फाइसीमा देखते हैं कि किस तरीके से ये एम्फाइसीमा होता है, क्या इसमें कारण है। तो एक्सपोजर होगा, जो भी कारण है एक्सपोजर होगा, इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं कौन से, WBC, तो मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, ये सब एक्टिवेट हो जाएंगे। इनके एक्टिवेट होने से क्या होगा, डिफरेंट तरीके के प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स निकलने लगेंगे, ठीक है। अब कुछ नाम दिए हुए, सिस्टीन, प्रोटीनेज, MMR, ठीक है, मैट्रिक्स, मेटेलोप्रोटीन, ये सब नहीं भी याद रखेंगे तो ध्यान रखिएगा। इन इन्फ्लेमेटरी सेल्स के एक्टिवेट होने की वजह से प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स बनने लगते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम बनने लगते हैं। ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम क्या करेंगे, इलास्टिक एंड कोलाजन फाइबर जो लंग्स का है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, जिसकी वजह से एल्वुला जो वीकनिंग ऑफ एल्वुलार वॉल एंड नेबरिंग पैरेन्काइमा होने लगेगी, और इससे आगे चल के बनेगा एम्फाइसीमा, ठीक है। एम्फाइसीमा के 4 टाइप होते हैं, सेंट्री एसिनार, पैन एसिनार, मिक्स्ड वेराइटी एंड पैरासेप्टल एसिनार, ठीक है, जैसे इनके नाम से ही पता चल रहा है। देखिए सेंट्री एसिनार में क्या है कि बीच वाला पोर्शन, एल्वुलार डक्ट वाला पोर्शन चौड़ा हो जाएगा, पैन एसिनार में पूरा का पूरा चौड़ा हो जाएगा, मिक्स्ड में मिक्स होगा, ठीक है, सेंट्री एसिनार और पैन एसिनार का मिक्स होगा। पैरासेप्टल में क्या है, ये देखिए यहाँ पे 2 एल्वुलाई के बीच में जो सेप्टम है ना, ये भी इन्वॉल्व हो जाएगा। फटाफट इसको पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, सेंट्री एसिनार में जिसमें मैंने बताया सिर्फ एल्वुलार डक्ट चौड़ी हो जाएगी, तो लिखा है इसमें सेंट्रल पार्ट ऑफ एसिनस जो है चौड़ा हो जाता है, कॉमनली अफेक्ट रेस्पिरेटरी पैसेज विद प्रॉक्सिमल, कॉमनेस्ट टाइप है ये, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा पैन एसिनार में कंप्लीट एसिनार, एसिनस का क्या मतलब है, एल्वुलार डक्ट प्लस एल्वुलार सैक इज कॉल्ड एसिनस, ठीक है। इसमें क्या है कि पूरा का पूरा एसिना जो है डायलेट हो जाएगा, और ये जेनेटिक टाइप है, ठीक है। मिक्स्ड में आपको बता चुकी हूँ। और पैरासेप्टल में क्या है, डायलिटेशन एंड डिस्टॉर्शन ऑफ एल्वुलार सेप्टम यहाँ पे होने लगेगा। पेशेंट आर मोर प्रोन टू डेवलप नीमोथोरेक्स, ठीक है। छोटी छोटी एयर फिल्ड कैविटीज़ यहाँ पे बन जाएंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पे डायलिटेशन हो गया, बहुत ज़्यादा एयर आने लगेगी अब, ठीक है। अदर वेराइटीज़, अदर टाइप्स ऑफ एम्फाइसीमा क्या होता है, एक होता है कंपनसेटरी एम्फाइसीमा, ठीक है। अगर एक लंग जो है किसी भी तरीके की बीमारी हो रखी है एक लंग में, ठीक है, अगर कोई एक लंग है वो फिजियोलॉजिकली पैथोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए क्या है, हवा तो चाहिए ही, ठीक है। पेशेंट को लंग्स में मेन काम क्या है कि हवा, ठीक है, वेंटिलेशन। अब एक लंग तो खराब है तो प्रॉपर वेंटिलेशन हो नहीं रहा, तो एक से काम चलेगा नहीं, तो वो क्या करता है, डायलेट हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, ताकि उसका बदले कंपनसेशन कर सके, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, अपोजिट साइड का लंग जो है कंपनसेशन डेवलप कर लेता है। जब हम कॉज ठीक करेंगे तो अपने आप ये ठीक हो जाता है। दूसरे तरीके का एम्फाइसीमा होता है सर्जिकल एम्फाइसीमा, ठीक है। किसी भी तरीके की ब्लंट इंजरी होगी प्लूरल कैविटी में, तो उससे क्या होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाती है, और धीरे धीरे चल के आगे
एम्फाइसीमा में बदल जाती है, ठीक है। हो सकता है कि ऑपरेशन के तुरंत बाद ही हो जाए या 2-3 घंटे के बाद हो, डिपेंड करता है। फिर आता है मीडियस्टेनल एम्फाइसीमा। मीडियस्टेनल एम्फाइसीमा में क्या होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इन द मीडियस्टीनम रीजन इज कॉल्ड मीडियस्टेनल एम्फाइसीमा। ये क्या है, डिस्टर्ब वीनस रिटर्न की वजह से होता है हार्ट का, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन हो जाता है, ठीक है। ये सारी बातें तो अभी हमने देखा टाइप्स, COPD क्या होता है, ठीक है। 2 तरीके के होते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा। फिर हमने उसके देखे किस किस प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ एम्फाइसीमा, ठीक है। अब हम देखेंगे एम्फाइसीमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के हम लक्षण देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को ब्लू ब्लॉटर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन हो गया। कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या, प्रॉपर एयर नहीं जा पा रही है, तो हाइपोक्सिया इन्हें होगा, हाइपर कार्बिया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, सीवियर रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी की वजह से। ऑन द अदर हैंड एम्फाइसीमा में क्या है, इनको पिंक पफर कहते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलीसाइथीमिया है, बहुत ज़्यादा हाइपर वेंटिलेशन है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ RBC इंक्रीज कर जाएगा, तो ये पिंक पफर्स कहलाते हैं हाइपर वेंटिलेशन की वजह से। 5th डिकेड ऑफ लाइफ में होता है, 50 साल के लोगों में होता है, ये 60 साल के जो लोग हैं उनमें होगा। डिज्निया में क्या होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, देखिए दोनों ही जो पेशेंट है वो कंप्लेन करेंगे कि हमें डिज्निया कफिंग हो रही है, डिज्निया कफिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन अब पता कैसे करेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है या एम्फाइसीमा है, या आप पूछेंगे कि पहले आपको डिज्निया हो रहा है फिर कफिंग हो रही है, या कफिंग पहले डिज्निया बाद में, ये पूछेंगे, ठीक है। तो जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट होता है ना, उसको डिज्निया माइल्ड होता है, कफिंग अकर बिफोर डिज्निया, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में CBD स्टोन, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ऐसे, तो कफ बिफोर डिज्निया, तो पहले खांसी होगी फिर डिज्निया। और यहाँ पे एम्फाइसीमा में उसका उल्टा होगा, आपको अपने आप ध्यान रहेगा। इसके अलावा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आर मोर कॉमन, एम्फाइसीमा में अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आर लेस कॉमन, ठीक है। इसके अलावा कोपियस अमाउंट ऑफ स्पूटम निकलेगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्पूटम निकलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, स्पाज्म की कंडीशन है इसलिए। उसके बाद इधर एम्फाइसीमा में क्योंकि बहुत हाइपर वेंटिलेशन है, यहाँ एज सच कोई स्पूटम नहीं निकलेगा। स्पूटम मेनली निकलता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, ठीक है। जो भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती है ना लंग्स की, या जो भी हमने अभी तक रेस्पिरेशन वाले में पढ़ा है, स्पूटम वहीं ज़्यादा निकलेगा जहाँ पे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होगी, क्योंकि वहाँ म्यूकस प्रोडक्शन होता है। एग्जामिनेशन करेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा का, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस में क्या, चेस्ट वॉल नॉर्मल मिलेगी, लेकिन एम्फाइसीमा में बैरल शेप चेस्ट वॉल मिलेगी। इधर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में नॉर्मल चेस्ट मूवमेंट इधर कम हो जाएगा, इधर एक्सपेंशन नॉर्मल रहेगा, यहाँ पे सब कम हो जाएगा। ऑस्कल्टेट करेंगे, सुनेंगे तो ब्रोंकियल वेसिकुलर साउंड सुनाई देंगे, ठीक है। क्रैकलिंग साउंड भी सुनाई दे सकते हैं, लेकिन एम्फाइसीमा में क्लियर हमको स्वीट विस्लिंग साउंड, वीजेस ही सुनाई देंगी, ठीक है। अब बात करते हैं सीवियरिटी ऑफ स्टेजेस की, कि COPD क्या क्या स्टेजेस होते हैं, ठीक है। तो 4 स्टेज होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 4 स्टेजेस होती हैं, सब में कफिंग मिलेगी, माइल्ड कफिंग स्पूटम, माइल्ड कफिंग, मॉडरेट कफिंग स्पूटम, एक्सेसिव कफिंग स्पूटम। हमें क्या ध्यान रखना है, ये सीवियरिटी भी हो गई, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर। हमें ध्यान रखना है कितना, नॉर्मल टू 80% अगर उसका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का वैल्यू है तो वो ग्रेड 1 है, 80 से 50 के बीच में है तो वो ग्रेड 2, 50 से 30 के बीच में ग्रेड 3 एंड 30 से कम है तो वो ग्रेड 4 है, ठीक है। ये चार्ट भी आपने ध्यान रखना है। इन्वेस्टिगेशन हम इसमें क्या क्या कराएंगे, एक तो हम इसमें स्पायरोमेट्री करा देंगे, ठीक है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है टोटल लंग कैपेसिटी वाला, तो हमें इसमें टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, नॉर्मल मिलेगी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, एम्फाइसीमा में बड़ी हुई मिलेगी। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, दोनों में बढ़ा हुआ मिलेगा। वाइटल कैपेसिटी कम मिलेगी दोनों में। FEV1 FEC ये दोनों में हमें कम मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं चेस्ट एक्सरे जब हम करवाएंगे तो चेस्ट एक्सरे में हमें क्या मिलेगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकियोवेसिकुलर मार्किंग्स देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन एम्फाइसीमा में क्या हमें ध्यान रखना है, हाइपर ट्रांसलूसेंस होगा, ठीक है। ग्रेश सा लगेगा क्योंकि फिर ना वहाँ पे डायलिटेशन हो रखा है, एयर भरी हुई है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा वाइड इंटरकोस्टल स्पेसेस मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना फैल गया है तो इंटरकोस्टल स्पेसेस भी तो फैलेंगी, तो ये हो जाएगा। डायफ्राम फ्लैट मिलेगा, हार्ट ट्यूबुलर मिलेगा एंड बुल्ले फॉर्मेशन। बुल्ले क्या होते हैं, एयर फिल्ड स्पेसेस, ठीक है, एयर फिल्ड पॉकेट्स आप ऐसे समझिए। इसके अलावा और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, ECG करा देंगे, ABG करा देंगे, स्पूटम एग्जामिनेशन, CT थॉरैक्स। ये ट्रीटमेंट क्या है, जैसा कॉज उसी तरीके से ट्रीटमेंट चलेगा। तो हमें स्मोकिंग रोकनी पड़ेगी, ब्रोंकियोडायलेटर्स दे देंगे। किस में देंगे डायलेटर्स,
क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में वहाँ पे स्पाज्म है, उधर नहीं देंगे एम्फाइसीमा में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। थियोफाइलिन ग्रुप प्रेफर्ड होता है। एंटीकोलिनर्जिक, इनहेल्ड कॉर्टिस्टेरॉल देंगे, ये सब क्या है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को ठीक करने के लिए। ओरल इंजेक्टेबल सिफेरोस्पोरिन्स, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए एंटीबायोटिक्स भी यूज़ करेंगे। नेबुलाइजेशन, ऑक्सीजन थेरेपी, मैकेनिकल वेंटिलेटर्स, ये सब हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हो जाती हैं COPD की, इस पे भी एक क्वेश्चन आ जाता है। एक अब टॉपिक पढ़ते हैं हम, पल्मोनरी आर्ट्रियल हाइपरटेंशन, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है पल्मोनरी आर्ट्रियल हाइपरटेंशन। तो देखिए पल्मोनरी वेन होती हैं 4, पल्मोनरी आर्टरी होती हैं 2, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी का जो नॉर्मल प्रेशर है वो 15 से 20 mmHg है। अगर ये प्रेशर मोर देन 20 mmHg बन जाए तो इसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, प्राइमरी कॉज हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, ठीक है। एक सेकेंड, ये जो पल्मोनरी आर्ट्रियल हाइपरटेंशन है ना, 2 तरीके का होता है ये। एक होता है प्राइमरी पल्मोनरी आर्ट्रियल हाइपरटेंशन, दूसरा होता है सेकेंडरी पल्मोनरी आर्ट्रियल हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी वाला होता है ना, उसका कोई कॉज नहीं पता होता है, तो इडियोपैथिक होता है, ठीक है। सेकेंडरी वाला क्या है, किसी और ऑर्गन की वजह से हो सकता है कि लंग में किसी तरीके की कोई पैथोलॉजी हो या कोई कार्डियक पैथोलॉजी हो, इसकी वजह से ही सेकेंडरी पल्मोनरी आर्ट्रियल हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। अब लंग में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं जिससे पल्मोनरी आर्ट्रियल हाइपरटेंशन हो जाए। ऑब्स्ट्रक्टिव जितने भी डिजीज़ है, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकिएक्टेसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सब। सिस्टिक फाइब्रोसिस होता क्या है, बताया हुआ है कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून रिसेसिव डिसऑर्डर है, लंग्स को मेनली इफेक्ट ये क्या करता है ना, जहाँ जहाँ पे भी सीलिया है उनको ज़्यादा इसको ख़राब करता है, ठीक है। इंटेस्टाइन है, लिवर है, किडनी है, पेनक्रियास, इन सबको इन्वॉल्व करता है। ये सब हो गई लंग्स में क्या क्या डिजीज। लंग्स में क्या क्या डिजीज़ हो सकती है, एक तो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ जिसकी वजह से सेकेंडरी पल्मोनरी आर्ट्रियल हाइपरटेंशन हो जाए। ऑब्स्ट्रक्टिव के एग्जांपल बताए हुए हैं, ब्रोंकियल अस्थमा है, ब्रोंकिएक्टेसिस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। फिर बोला हुआ है कि और क्या क्या हो सकता है लंग डिसऑर्डर में, तो सेकंड हो जाता है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखिए रिस्ट्रिक्टिव में 2 चीज़ें आती हैं, पैरेनकाइमल एंड एक्स्ट्रा पैरेनकाइमल। पैरेनकाइमल में आता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, इसमें आ जाएगा मस्कुलर एंड स्केलेटल। मस्कुलर में क्या क्या होता है, क्रोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऑफ चेस्ट वॉल और एनी अदर सिस्टम्स, इसमें आ जाएगा ऑल चेस्ट डिफॉर्मिटी, बैरल शेप्ड, पिजन शेप चेस्ट, वो सब, ठीक है। इसके अलावा और देखिए हमने क्या 2 चीज़ें होती हैं जिससे सेकेंडरी होता है, या तो लंग का इन्वॉल्वमेंट होगा या हार्ट का होगा। लंग में हमने पढ़ लिया ऑब्स्ट्रक्टिव, जिसमें आ गया ब्रोंकियल अस्थमा है, ब्रोंकिएक्टेसिस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ये सब। और दूसरा हमने पढ़ा रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ जिसमें पैरेनकाइमल, एक्स्ट्रा पैरेनकाइमल। पैरेनकाइमल में आ गया पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, बाकी एक्स्ट्रा पैरेनकाइमल में हम देखा। अब आप बात करेंगे कार्डियक में क्या है, ठीक है। कार्डियक में जो चीज़ें हैं वो है जैसे मिट्रल स्टेनोसिस है, ठीक है, सीवियर मिट्रल स्टेनोसिस है, ASD है, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, VSD है, PD है, इन सब की वजह से जो है पल्मोनरी आर्ट्रियल हाइपरटेंशन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन हम इसमें क्या क्या कराएंगे, तो नॉर्मल है वही जो सारे रेस्पिरेशन वाले में कराते हैं, तो चेस्ट एक्सरे, ECG, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, 2D इको, इससे हमें पता चलेगा एग्जैक्ट प्रेशर कितना है पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। मीन आर्ट्रियल प्रेशर हम यहाँ से निकालेंगे। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट वही है, देखिए प्राइमरी में CCB करना है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ करना है, सिल्डेनाफिल, ठीक है। सिल्डेनाफिल जो है फॉस्फोडाइएस्टर है, ये इसका साइड इफ़ेक्ट एक होता है हाइपोटेंशन कर देती है अगर ज़्यादा ले लिया जाए, ठीक है। और ये जो है मेनली इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज़ होती है, और यहाँ पे भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, हार्ट फेलियर के केसेस में क्या क्या करेंगे, 5D इसका ट्रीटमेंट होता है, डायूरेटिक्स, डोपामिन्स, डिजिटैलिस, डायलेटर्स एंड डिवाइसेस, ठीक है। सो दैट वाज इट अबाउट दिस वीडियो। अब एक पार्ट हम और देखेंगे इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसमें 1-2 डिजीज़ेज और बची हुई हैं, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम मॉडर्न वाला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आया हो। थैंक यू।